बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्शन। कि ब्लड क्या है और उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं और स्टडी करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो स्टेम सेल्स। अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट से एक चीज़ हमें पता चलती है कि ब्लड क्या है, एक बॉडी फ्लूइड है। तो पहली चीज़ क्या हुई, बॉडी फ्लूइड से पता चल गया जी कि हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये हमारे पास ह्यूमंस में पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, जो कि हमारे पास क्या करेगा, डिलीवर करेगा नेसेसरी सब्सटेंसेस को। और वो नेसेसरी सब्सटेंसेस क्या हैं, कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स में आपकी बॉडी को क्या चाहिए जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ग्लूकोज चाहिए है आपकी बॉडी को, हमारे पास अमीनो एसिड्स चाहिए, आपकी बॉडी को फैट्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं सारे सेल्स को, तो वो हमारे पास थ्रू ब्लड ही हो रही होती हैं। उसके अलावा सेकंड जो चीज़ है कि आपकी बॉडी को इन सारी चीज़ों से, अगर मैं बात करता हूँ कि आपकी बॉडी को इन सब चीज़ों से क्या चाहिए, एनर्जी की प्रोडक्शन करवानी है, और वो एनर्जी की प्रोडक्शन जो है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ही हो सकती है। और हमारे पास इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो क्या है, ऑक्सीजन है। और हमारे पास ये ऑक्सीजन आपके सेल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कौन पहुंचाता है, ब्लड ही पहुंचाएगा। उसके अलावा जब आपके पास जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है जी, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अमीनो एसिड्स की डिग्रेडेशन की वजह से आपके पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं अमोनिया, दैट इज NH3। ठीक है, अब इस अमोनिया की बात अगर हम करें, तो हमारे पास इस अमोनिया को सेल से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन, और उसको लिवर की तरफ लेके जाया जाता है, और जहाँ पे हमारे पास यूरिया की फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ से इसको दोबारा से हमारे पास ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यूरिया को, इधर किडनी की तरफ, और किडनी से इसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास अगर हम सेल की बात करते हैं, ना सिर्फ वहाँ पे NH3 की प्रोडक्शन होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, और ये हमारे पास सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपके सेल से इसको रिमूव करना किसका काम है जी, ब्लड का काम है। वो आपके सेल्स, क्योंकि हमारे पास हम मल्टी सेलुलर बॉडी होती है ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की मल्टी सेलुलर बॉडी किसी तरह से भी आउटर एनवायरनमेंट के साथ इन कांटेक्ट नहीं है, ना वो एफिशिएंटली इसको जो है रिमूव कर सकती है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्ट करना आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स तक इस सब चीज़ों को, वो हमारे पास किसका काम है, आपके ब्लड का काम आता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि आपका ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम कर रहा है फॉर द होल बॉडी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, तो ऑक्सीजन कहाँ से हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है, लंग्स से हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं लंग्स से जाती है ये ऑक्सीजन और आपके मसल्स तक जाती है, तो हमारे पास कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और मसल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग्स तक लाने का कौन काम कर रहा है, आपका ब्लड ही कर रहा है। उसी तरह से जैसे अभी मैंने अमोनिया की बात की, तो अमोनिया को सेल से कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लिवर तक आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लिवर से आपकी किडनी तक यूरिया को कौन लेके जा रहा है, आपका ब्लड लेके जा रहा है। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसेस क्या है, इसने सारी बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट किया हुआ है, हर एक सेल को दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो हमारे पास क्या है, जो हार्मोन्स हमारे पास फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका काम जो है हमारे पास बोन्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो हमारे पास उसका जितना भी फंक्शन है वो हमारे पास किस तरह से होगा, कि वो हार्मोन्स हमारे पास सबसे पहले एंटर होते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक टारगेट साइट तक, और वहां पे वो जाकर अपना फंक्शन करते हैं। तो इसी तरह से कनेक्ट कर रहा है आपकी थ्रू आउट होल बॉडी को। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, इट इज कम्पोज ऑफ ब्लड सेल्स, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, एंड अ लिक्विड पोर्शन दैट इज आल्सो नोन एज ब्लड प्लाज्मा। तो आपका ब्लड, हमें एक चीज पता चल गई थी, दो चीजों पर बना हुआ है, एक तो वो सेलुलर पोर्शन है और दूसरा वो लिक्विड पोर्शन, या जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं, तो प्लाज्मा आपके पास जब भी हम इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है। सेडिमेंटेशन की वजह से क्या है, कि जो आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आपके पास सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो इनिशियली आपके पास ब्लड इस तरह से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कि ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हुई हुई है, हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद है। जब हम इसकी सेंट्रीफिकेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती है, तो आपके पास सबसे ऊपर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इसमें वाटर पोर्शन सबसे ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% होता है। हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। सेंटर में आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं, और सबसे नीचे आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसमें देखें, तो आपके पास जो ब्लड वेसल है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजों की कंपोजिशन पाई जाती है। प्लाज्मा मौजूद है आपके पास, न्यूट्रोफिल्स जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स, बेसोफिल्स कह सकते हैं, और इनकी सारे व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। प्लेटलेट्स मौजूद हैं, उसके अलावा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, मैक्रोफेजेस भी व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप है। तो ये सारे ब्लड सेल्स जितने भी हैं,
आपके पास ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर कि आपके पास प्लाज्मा ना हो तो ये ब्लड सेल्स आपके पास कभी भी काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन हमारे पास मूव कर रहे होते हैं और प्लाज्मा ना होने की वजह से ये कभी भी सस्पेंडेड नहीं रह सकते। अब अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो हमने क्या कहा जी कि हमारे पास ब्लड जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है और दूसरा प्लाज्मा पे। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जैसे अभी हमने देखा रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद हैं। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की सारी सब टाइप्स आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमने स्पेसिफिकली कहा कि इसके अंदर क्या है, 90-95% वाटर मौजूद होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन। इसके अलावा स्पेसिफिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे पास काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, एक्टिवेटर प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं, सोडियम और क्लोराइड स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट अदर टाइप्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूद होती हैं जो कि हमारे पास अपना वर्क कर रहे होते हैं। अब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत क्या है जी कि आपके पास जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की बैलेंसिंग करना है या फिर आपके पास अदर जो है हमारे पास कम्युनिकेशंस करनी है इनसाइड द सेल, तो वो हमारे पास इन इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से हो रही होती हैं। उसके अलावा फाइनली हम कहते हैं तो अदर कंपोनेंट्स में जैसे हमने डिस्कस किया, हार्मोन्स मौजूद हैं, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया मौजूद है, ठीक है, गैसेस मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास प्लाज्मा के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। गैसेस में हमने याद रखना है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड ही स्पेसिफिकली हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ रेड ब्लड सेल्स। मगर उसके अलावा भी हमारे पास जो है कुछ पोर्शन हमारे पास मौजूद होता है आपके जो कि प्लाज्मा के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो हमारे पास ऑक्सीजन 97% जो है वो हमारे पास कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपके रेड ब्लड सेल्स। मगर जो हमारे पास रिमेनिंग 3% जो होती है वो हमारे पास डिजोल्व होकर प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। दैट इज वाई वी कैन से गैसेस भी आपके ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड होम्योस्टेसिस की, हमारे पास जब भी एक हेल्दी इंडिविजुअल होगा तो उसके अंदर रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन हमेशा इक्वल रहेगा आपके रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन का। मतलब क्या हुआ कि जितना उसके अंदर ब्लड की प्रोडक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 सेल्स एट ए टाइम बन रहे हैं तो 10 सेल्स की ही डिग्रेडेशन होगी ताकि ओवरऑल नंबर ऑफ द सेल्स को हमारे पास क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। बट देर इज अ चेंज ड्यूरिंग द पैथोलॉजिकल कंडीशन। जब भी आपके पास क्या होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन आती है तो ये बैलेंस हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? या एक तो क्या होता है कि आपका जो रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन होता है वो कम हो जाता है, रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है ब्लड फॉर्मेशन कम कर रही है। इसका मतलब क्या है, आपका सेल्स की डिग्रेडेशन बढ़ गई है। डिग्रेडेशन कैसे बढ़ जाती है कि बहुत सारे सेल्स जो होते हैं आपके पास वो इन पैथोजेंस के साथ, जितने भी पैथोजेंस आपके पास आ रहे हैं उनके साथ फाइट में इन्वॉल्व होता है, लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स, तो उनकी डिग्रेडेशन हो रही होती है, वो भी किल हो रहे होते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ डिग्रेडेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जबकि रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन आपके पास वहीं पे रह रहा होता है। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाती है और रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन क्या हो जाती है हमारे पास, लेस देन हो जाती है हमारे पास रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन से, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से बॉडी अपने आप को रिकवर कैसे करेगी, होम्योस्टेसिस दोबारा से अचीव कैसे करेगी। तो इनिशियल स्टेप अगर हम देखें तो वही होता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन लेस देन रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन, की डिग्रेडेशन आपकी बॉडी में ज्यादा हो रही होती है। फौरी तौर पे बॉडी क्या करती है कि वो अपना रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को एनहांस कर देती है, ठीक है। और दूसरी तरफ से हमारे पास जो है इम्यून फंक्शन भी एक्टिवेट हो चुका होता है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से भी हमारे पास रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन कम होता है। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या है, दोनों साइड से हमारे पास लेवल जो है वो एक तरफ से इंक्रीज हुआ है, दूसरी तरफ डिक्रीज। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जो है वो इक्वल हो चुकी होती है आपके रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन को। मगर क्या है कि आपके पास जो ओवरऑल बॉडी का जो हमारे पास ब्लड लेवल था वो कम हो चुका होता है क्योंकि डिग्रेडेशन ज्यादा थी आपके पास। क्यों? अभी डिग्रेडेशन कम हुई है, इक्वल आई है, अभी वो हमारे पास आपके पास फॉर्मेशन की वजह से वो लेवल अचीव नहीं हुआ। तो बॉडी अपना हेमोस्टेसिस अचीव करने के लिए क्या करती है, फौरी तौर पे अपना जो है ब्लड फॉर्मेशन जो है वो उसको इनहेंस कर देगी, ठीक है। जब वो ब्लड फॉर्मेशन इनहेंस करेगी तो रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है। और इसकी मदद से वो क्या करती है कि ओवरऑल जो आपके पास ब्लड का लेवल था वो अचीव करती है। जिस टाइम पे आपका ब्लड लेवल अचीव हो जाता है तो वो रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को दोबारा से हमारे पास रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन के इक्वल ले आती है और एज अ रिजल्ट आपके पास होम्योस्टेसिस अचीव हो जाता है। इसको हम इस ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मल एचपी लेवल जो है मेल के अंदर जो होता है वो 13.5 टू 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल के लिए हमारे पास 11.5 टू 11.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। क्योंकि मेल ने हमारे पास हैवी वर्कलोड करने होते हैं, उसकी बॉडी की फिजिक इस तरह से है, तो उसके लिए हमारे पास ज्यादा हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड होती है। दैट इज वाई के नेचर ने हमारे पास इसी वजह से मेल के अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन की लेवल रखे हुए हैं। अब अगर हम देखें तो
यहाँ पे हमने एवरेज जो ली है वो 13 हीमोग्लोबिन मीन ग्राम पर डेसिलीटर ली हुई है, एक इलस्ट्रेशन ताकि हमारे पास समझा जा सके इस चीज़ को। ब्लू लाइन जो रिप्रेजेंट करिए ब्लड फॉर्मेशन, और जो हमारे पास रेड लाइन रिप्रेजेंट करिए ब्लड डिग्रेडेशन को। इनिशियली क्या होता है कि हमारे पास ड्यूरिंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, तो आपके पास ब्लड डिग्रेडेशन इंक्रीज कर गई है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू दैट कि आपके पास ब्लड फॉर्मेशन कम है। अब यहाँ पे वो प्रोसेस सेकंड स्टेप आया है जहाँ से बॉडी ने अपना होम्योस्टेसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया है, और उसने क्या किया है जी, हमारे पास ब्लड फॉर्मेशन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इज मोर देन रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन, और ये ग्रेजुअली हमारे पास लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। और दूसरी तरफ से ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम आपके पास क्या है, रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन कम हुआ। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे जाके रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन इक्वल कर जाता है आपके पास रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन को, ये वो पॉइंट है। उसके बाद क्या है, क्योंकि बॉडी ने हमारे पास लेवल कम हो चुका है ब्लड सेल्स का डिग्रेडेशन की वजह से, तो वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है अपना रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को, वो इंक्रीज करती है, और रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन ग्रेजुअली इवेंचुअली कम होता चला जा रहा है। अब बॉडी जब उस लेवल को अचीव कर लेती है जिस पे आपका नॉर्मल सेल का जो नंबर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपके पास वो रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को नीचे ले आती है, और फिर दोबारा से हमारे पास ये पॉइंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे हमारे पास रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जो है हमारे पास रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन को इक्वल कर चुका है। मगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिप है। उसका मतलब क्या है जी, कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो डिग्रेडेशन से कम हुई है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब इसने इंक्रीज किया था उस टाइम पे डिग्रेडेशन बहुत कम हो चुकी थी। तो सम टाइम क्या होता है कि आपके सेल्स का नंबर इंक्रीज कर गया, और होम्योस्टेसिस इसी चीज को कहते हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन किया जा सके। तो बॉडी क्या करती है उस टाइम पे, अपना स्लाइड सा जो है रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन कम करती है, और वो इतना ही करती है कि उसको ग्रेजुअली एकदम से कंपनसेट कर सके, और फिर फौरी तौर पर वो उसको इक्वल कर देती है फौरी तौर पर। और फिर उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास लेवल ऑफ द ब्लड सेल्स होता है वो हमारे पास उसी तरह से मेंटेन होकर चलता रहता है। अब इसी तरह से ये सारा होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है। अब अगर हम देखें तो साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट होती हैं हमारे पास। वो किस तरह से हो सकती हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू एज हमारे पास देखी गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, तो हमारे पास क्या होता है उस टाइम पे यॉक सेक ऑफ एम्ब्रियो हमारे पास जितना भी हमारे पास ब्लड की फॉर्मेशन है वो कर रहा होता है। ड्यूरिंग 2 to 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियो, जब आपके एम्ब्रियो 2 to 7 मंथ मीन गेस्टेशन पीरियड की बात हो रही है, तो वहां पे लिवर और स्प्लीन हमारे पास जितनी प्रोडक्शन है वो कर रहा है। और जब भी हमारे पास डिलीवरी हो चुकी थी आफ्टर बर्थ, तो बोन मेरो जो है हमारे पास वो ओनली साइट होती है आपके पास ब्लड फॉर्मेशन की। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल जिनकी प्रीमेच्योर बर्थ हो रही हुई हो उनके अंदर जो है हमारे पास क्या है, एक कॉमन फिनोमेना देखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइंडिस। उसकी वजह क्या है कि आपका बोन मैरो फौरी तौर पे जो है हमारे पास एक्टिवेट नहीं होता, मीन हमारे पास मैच्योर इनफ नहीं होता कि वो ब्लड फॉर्मेशन अपनी कर सके। और सम टाइम क्या होता है वहाँ पे रेट ऑफ ब्लड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको कंपनसेट ना होने की वजह से, क्योंकि बोन मैरो अपना पर्टिकुलरली प्री मेच्योर बर्थ की वजह से हमारे पास डेवलप नहीं हो सका, तो उन इंडिविजुअल्स के अंदर सम टाइम के लिए जॉइंडिस देखा जाता है जिसमें रेट ऑफ डिग्रेडेशन ज्यादा होने की वजह से ब्लूबिन का लेवल ज्यादा हो चुका होता है। बट वो ग्रेजुअली हमारे पास विद इन टाइम जैसे ही बोन मैरो खुद को डेवलप करता है तो वो हमारे पास इशू रिजॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैन यू लिव विदाउट स्प्लीन। तो हाँ जी, हमारे पास स्प्लीन की है, हम रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्प्लीन जो है हमारे पास वो लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। और स्प्लीन का काम क्या होता है जी, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, डिफरेंट पैथोलॉजिकल फैक्टर्स को वो हमारे पास फिल्टर आउट कर रहा होता है। हाँ, अगर आपके पास स्प्लीन नहीं है तो हमारे पास आफ्टर बर्थ जो है आपके पास क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा प्रोन हो जाती है आपके इन्फेक्शन के लिए। मगर क्या है, यू कैन लिव विदाउट स्प्लीन। अब जो हमने 3 फेजेस देखे हैं उसमें अगर हम देखें तो ये यॉक सेक ऑफ एम्ब्रियो को दिखा रहा है कि आपको देखें ये यॉक सेक के अंदर आपके पास एंजियोजेनेसिस हुई हुई है, वेसल्स की फॉर्मेशन हुई है, ब्लड की फॉर्मेशन हुई है, और ये एम्ब्रियो को अपना ब्लड की फॉर्मेशन दे रहा है। आपके पास लिवर जो और आपके पास ये स्प्लीन का रीजन आ जाता है, ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं आपस में थ्रू डिफरेंट वेसल्स। तो हमारे पास क्या है, जितना भी लिवर से ब्लड आता है वो सीधा हमारे पास किसकी तरफ जाता है, स्प्लीन की तरफ जाता है, जहाँ पे वो फिल्टर आउट होता है। और फिल्टर होने के बाद वो दोबारा से जा रहा होता है हमारे पास ब्लड स्ट्रीम के अंदर। मगर यहाँ पे याद रखने की 2 चीजें हैं। यहाँ की फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड और किडनी फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड में डिफरेंस। किडनी जो है वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल करवा रही होती है, जबकि हमारे पास स्प्लीन जो है ये हमारे पास पैथोलॉजिकल एजेंट्स की फिल्ट्रेशन करवा रही होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है आपने। तो तीसरी चीज आ जाती है आपके पास बोन मेरो। तो बोन मेरो में याद रखना है जी, हमारे पास जो रेड बोन मेरो है वो हमारे पास उसके पास स्टेम सेल्स होते हैं, और वो स्टेम सेल्स हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स कर रहे होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि वो प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट सेल्स किस तरह से हो रही है। तो ये इसी तरह से प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमने ब्लड को देख लिया और ब्लड की फॉर्मेशन को देख लिया। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, और इसके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।